नजर डालते हैं उन 4 बड़ी खबरों पर जिन पर रहेगी हमारी नजर दिन भर। पहली बड़ी खबर, आतंकी हरप्रीत का कुंभ कनेक्शन सामने आया है। अब जब भी वो भारत आएगा उससे पूछताछ की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में इमारत गिरने की जिसमें 11 मौतें हुई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। तीसरी खबर, बीजेपी ने वक्फ जागरूकता अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। और चौथी खबर, पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव जो पुतिन की तरफ से यूक्रेन को दिया गया है ईस्टर के मौके पर। पुतिन के ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर यह लिखा, यदि रूस अचानक पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए वास्तव में तैयार है तो यूक्रेन भी उसी तरह का जवाब देगा। रूस की चुप्पी का जवाब चुप्पी से और हमलों का जवाब रक्षात्मक हमलों से दिया जाएगा। यदि पूर्ण युद्ध विराम वास्तव में लागू हो जाता है तो यूक्रेन इसे ईस्टर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम का ऐलान किया था। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को भी ऐसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए। हालांकि रूस की ओर से यह साफ कहा गया है कि अगर यूक्रेन इसे नहीं मानेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा। तो पुतिन ने एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान किया और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का भी जवाब इस पर आ गया। क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल ईस्टर पर रूस की ओर से युद्ध विराम की पहल की गई है। यूक्रेन के लिए यह कहा गया कि हम युद्ध विराम करेंगे और मानवीय आधार बताया गया। इसे कहा गया कि मानवीय आधार पर युद्ध विराम हम करने को तैयार है। ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम करने का ऐलान किया गया। 19 से 21 अप्रैल के बीच यूक्रेन पर हम हमले नहीं करेंगे, ऐसा रूस की तरफ से कहा गया। यूक्रेन को भी कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए, ये पुतिन के शब्द हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि संभावित खतरे को लेकर हालांकि हमारे सैनिक अलर्ट मोड पर रहेंगे और अगर कोई हमला किया जाता है तो हम भी वापस पलटवार करेंगे। अगर इसे यूक्रेन नहीं मानेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा, ये कहना है राष्ट्रपति पुतिन का। तो पुतिन के प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की ने भी जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की का क्या जवाब है वो आप जानिए। उन्होंने कहा कि अगर रूस युद्ध विराम को तैयार है तो हम भी तैयार हैं। रूस की चुप्पी का जवाब हम चुप्पी से देंगे, लेकिन अगर हमले किए जाते हैं रूस के हमलों का जवाब हम रक्षात्मक हमलों से देंगे। अगर पूर्ण युद्ध विराम तो ईस्टर से आगे बढ़ाने का भी हमारा इसका प्रस्ताव है। 30 घंटे का युद्ध विराम सिर्फ सुर्खियां बटोर सकता है। उन्होंने आगे ये कहा कि 30 दिन युद्ध विराम हो तो भरोसा कायम होगा। अभी भी रूसी हमलों में कमी नहीं आई है। आगे उन्होंने बोला कि मॉस्को से आए बयानों पर भी हमें कोई भरोसा नहीं है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें देंगे। उमा, हमने दोनों तरफ के बयान सुने हैं, क्या लगता है युद्ध विराम होगा? जी देखिए, ज़ेलेंस्की ने पुतिन के जवाब में 2 ट्वीट किए हैं। एक तो उन्होंने वो ट्वीट किया जो अभी हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि 30 घंटे का जो सीज फायर एक अच्छा हेडलाइन हो सकता है, लेकिन आपसी भरोसा बहाली की दिशा में एक कोई बेहतर कदम ये नहीं हो सकता। और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि जो 30 दिनों का जो अनकंडीशनल सीज फायर जिसका कि प्रपोजल अमेरिका की तरफ से आया था, उसको उस प्रपोजल को 39 दिन हो गए, लेकिन उस पर रूस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, उस दिशा में सहमति नहीं जताई है। तो कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि पुतिन की तरफ से जो ऑफर दिया गया है वो एक छद्म ऑफर है, एक धूर्तता भरी चाल है, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो फ्रंट लाइन है वो अभी भी एक्टिव है। रूस के जो ड्रोन हैं वो भी अभी भी यूक्रेन के क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। और खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया है कुर्स्क और बेलगोरोद का, जहां पर रूस की तरफ से जो हमले हो जारी हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यूक्रेन की जो सीमा है कुछ हद तक अपनी पकड़ बनाए हुए है। और इस सीज फायर के ऐलान के बाद भी यूक्रेन का ये आरोप है कि जो रूस है उसके हमले जारी हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि कैसे ये जो सीज फायर है वो तभी संभव है जब अनकंडीशनल तरीके से इसको लागू किया जाए। लेकिन एक और अहम बात है कि पिछले साल यानी कि 2023 जनवरी में जब ईस्टर के मौके पर, ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर जब पुतिन ने इसी तरह के सीज फायर का ऐलान किया था, तब भी ज़ेलेंस्की ने उसको ठुकरा दिया था, ये कहते हुए ये रूस सेना को संगठित कर सके और ज्यादा फोर्टिफाइड कर सके जिस इलाके में वो अपने आप को कमजोर पाता है। तो एक सैन्य रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं ज़ेलेंस्की इसको पुतिन की तरफ से। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर 30 दिनों के सीज फायर को लेकर अनकंडीशनल कैसे तैयार हो रहा है रूस, तभी इस पर बात आगे बनेगी। तो ये साफ है कि अभी इस मौके पर, और क्योंकि रूस ने भी ये कहा हुआ है कि अगर यूक्रेन रेसिप्रोकेट करता है तभी ये सीज फायर लागू होगा, तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो लगता नहीं है कि ये 30 घंटे का सीज फायर भी चल पाएगा। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां पर बेतिया की पुलिस लाइन में बैरक में पुलिसकर्मी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें
सोनू नाम के एक सिपाही की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी सिपाही परमजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही जिस राइफल से उसने फायरिंग की थी उसे भी बरामद कर लिया गया। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर दोनों में विवाद की वजह क्या थी, जिसकी वजह से अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सोनू की हत्या कर दी गई। लंबी जांच में ये लग रहा है कि दोनों सिपाही में कुछ पहले से विवाद था। उसको लेकर के एक सिपाही सरजीत कुमार हैं, उनके द्वारा हिंसा से राइफल से गोली चला दी गई है। टारगेट करके एक सिपाही को उस पर गोली चलाई गई है, जिसमें उनकी डेथ हो गई है। जो कारण थे उसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं और उनके सारे छानबीन से पता चल सकेगा। लेकिन कुछ पर्सनल दुश्मनी की बात आ रही है, यहाँ पर सब पर्सनल दुश्मनी थी, जिसको लेकर के टारगेट कर दी गई। सर, जिस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई है सर, उसकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, गिरफ्तारी उसकी हो गई है। आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया के तार कुंभ हमले की साजिश से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब उसके भारत आते ही उत्तर प्रदेश की एटीएस उससे पूछताछ करेगी। हैप्पी पसिया महाकुंभ में आतंकी हमला करने आया लजर मसीह का बेहद करीबी दोस्त और हैंडलर बताया जा रहा है। इससे पहले एसटीएफ की पूछताछ में लजर मसीह के मददगार हैप्पी का नाम सामने आया था। हरप्रीत पसिया को मसीह ने कई बार हैंड ग्रेनेड, चाइनीज पिस्टल और कुछ हथियार सप्लाई किए थे। तो अब इसका महाकुंभ कनेक्शन क्या है वो जरा आपको बताते हैं। आतंकी हैप्पी पसिया का महाकुंभ कनेक्शन जानते हैं। महाकुंभ में दरअसल आतंकी हमला करने आए नजर मसीह का हैंडलर बताया जाता है हैप्पी पसिया। हैप्पी के भारत आते ही अब यूपी एटीएस इससे पूछताछ करेगी। कई खुलासे इस पूछताछ में हो सकते हैं। नजर मसीह ने पूछताछ में हैप्पी का नाम लिया था। उस वक्त हैप्पी का नाम सामने आया था, जिसके बाद जांच शुरू की गई। नजर मसीह के मददगार के रूप में हैप्पी का नाम सामने आया है। मदद किस रूप में की गई ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये हथियार हैंडलर था। अमेरिका में बैठे राहुल उर्फ काका ने लजा और हैप्पी इन दोनों को मिलवाया था, जिसके बाद इन्होंने गैंग बनाया। लजर मसीह ने कई बार हैप्पी को हथियारों की सप्लाई की थी, जिसमें कई अत्याधुनिक हथियार भी शामिल थे। हैप्पी का पार्टनर है खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा। ये एक और नाम सामने आया था जो इनके इस गैंग में शामिल है। आईएसआई की मदद से यूपी पंजाब में आतंकी साजिश ये रचता रहा है रिंदा। कई बार ऐसी साजिश को इन्होंने अंजाम देने की कोशिश की। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। आखिर ये हैप्पी पसिया है कौन ये भी जानते हैं। इसका असली नाम है हरप्रीत सिंह। अमृतसर का निवासी बताया जा रहा है। ये एनआईए का 5 लाख का इनामी आतंकी है हैप्पी पसिया। पंजाब में ग्रेनेड हमलों का मास्टरमाइंड भी इसे बताया जा रहा है। साथ ही 14 आतंकी हमलों का आरोपी है हैप्पी। आतंकी रिंदा से मिलकर इसने ये तमाम हमले कराए थे। पंजाब के अलग अलग जगह पर ये साजिश रची गई थी। आईएसआई के इशारे पर ये पूरा गैंग काम कर रहा था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, जिस पर भी पूछताछ होगी। अमेरिका को अपराधियों की लिस्ट में इसका नाम शामिल है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी पंकज झा हमें देंगे। पंकज, उत्तर प्रदेश एटीएस पूछताछ तो करेगी, लेकिन हैप्पी पसिया कैसे भारत आएगा? उसे क्या भारत लाया जाएगा? देखिए, एफबीआई जो है उसने हैप्पी पसिया को गिरफ्तार किया है। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसी है, खासतौर से सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसको वो हिंदुस्तान लाने की जो मॉडलिटीज है उस पर काम कर रही है। आपको बताऊं कि जो 6 मार्च 2005 ये वो तारीख है जब यूपी के कौशाम्बी से लजर मसीह, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो जर्मन मॉड्यूल है उससे वो जुड़ा हुआ था। तो लजर मसीह को जब गिरफ्तार किया यूपी एसटीएफ ने तो उससे बहुत सारी जानकारी मिली थी कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के अलग अलग मॉड्यूल से कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। उसी में ये जानकारी आई थी कि इनका प्लान जो था वो था महाकुंभ में टेरर अटैक करने का। हालांकि ऐसा कर नहीं पाया वो लजर मसीह। उसी में लजर मसीह से जब पूछताछ कर रही थी यूपी एसटीएफ तो बार बार जिक्र आया था हैप्पी पसिया का। तो हैप्पी पसिया का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है इसमें और इसका जो नेटवर्क रहा है सिर्फ कुंभ पर टेरर अटैक के प्लान से लेकर और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो जब दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा, लजर मसीह को और हैप्पी पसिया को, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। तो इसीलिए यूपी एटीएस ने कहा है कि जब एक बार हैप्पी पसिया हिंदुस्तान आ जाएगा तो उससे वो पूछताछ करेगी ताकि बहुत सारी कड़ियां जोड़ी जा सके। शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला इमारत के ढहने से हादसा हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है।
5 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर दुख जाहिर किया, घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ये कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक जताया, इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। कल ये खबर आई थी, आपको बता दें कि रात के 2 बज रहे थे जब ये हादसा हो जाता है। ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए। बाद में किसी तरह मलबे को हटाने का काम वहां पर शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे को हटाया गया। उसमें से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। और आपको बता दें, कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं और 4 मंजिला इमारत थी ये, जिसके ढहने से 11 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में इमारत गिरने से हुई मौतों से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के परिजनों की पीएमएनएफ से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर हमें देंगे। शुभांग, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनसे कोई बातचीत हो पाई? क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल आरजू, देखिए जब हम कल पूरे दिन एनडीटीवी की टीम वहाँ पर मौजूद थी, तो ऐसे में जो वहाँ पे स्थानीय लोग थे, परिवार के लोग थे, उनसे बात हुई। अब देखिए, ये एक 4 मंजिला इमारत थी। इस पूरी इमारत का जो ओनर था, जो मालिक था, वो था तहसीन नाम का एक शख्स, जो कि 60 साल जिनकी उम्र थी, और वो इस हादसे में बच नहीं पाए हैं। हालांकि देखिए, ये नीचे में कुछ दुकानें थी और ऊपर में जो घर था वो बना रखे थे, और अलग अलग जो रेंटर्स थे उनको दे रखा था। तहसीन के अपने परिवार से 8 लोगों की मौत हुई है, और उसके अलावा देखिए, जो बाकी के जो 2 टेनेंट्स थे, उनके परिवार यहाँ पर थे, और दोनों ही टेनेंट्स के घर से भी 2-2 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर के 22 लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाला गया है। उसके बाद से जो 11 लोग हैं, उनको उनकी मौत की पुष्टि हो गई। 5 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, और 6 ऐसे लोग हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में जो पीड़ितों का परिवार है, उनका ये कहना था कि हमें बिल्कुल नहीं पता कैसा क्या हुआ था। ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि हम कुछ ऐसे लोग थे जो शादी के लिए कहीं बाहर गए थे, जिस वजह से वो घर पे मौजूद नहीं थे और उनकी जान बच गई। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुखद हादसा रहा। पूरे दिन वहां पर जो लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग, उन्होंने पूरे समय तक मदद करते रहे, मलबा जो था वो हटाते रहे। इस समय तक देखिए, जो मलबा है वो पूरी तरीके से नहीं हट पाया है, क्योंकि जो वो गलियां है वो बहुत संकरी है, तो ऐसे में पूरी तरीके से मलबे को हटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो अब देखिए, कितने ज्यादा घंटे जो है इस समय बीत चुके हैं, उसके बावजूद जो मलबा है उसको हटाने का काम अभी भी जारी है। हालांकि पुलिस के मुताबिक 22 लोगों की जो लिस्ट उन्हें मिली थी, वो उन 22 लोगों को वहां से निकाल दिया गया था, जिनमें से 11 की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो बिठाई जाएगी। आखिरकार कौन से ऐसे एमसीडी के जो ऑफिशियल्स थे, जिन्हें इसके बारे में पहले से पता था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रही थी, उसको लेकर के अब उन्हें यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका शुभांग इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की ही 17 साल के नाबालिग की हत्या को लेकर लोगों में काफी रोष है। इस वारदात के बाद एक लेडी डॉन चर्चा में है। इस लेडी डॉन के तार उत्तर पूर्वी दिल्ली के बड़े गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। ये है जिक्रा, जो खुद को उत्तर पूर्वी दिल्ली की लेडी डॉन समझती है। इंस्टाग्राम पर उसके 15,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। अवैध हथियार रखने की शौकीन है। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है और इलाके में दहशत फैलाती है। लेकिन अब जिक्रा को लेकर जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिक्रा उत्तर पूर्वी दिल्ली के बड़े गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़ी है। उसकी पत्नी जोया की बाउंसर है। जोया को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हाशिम का गैंग संभालने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक जिक्रा आपराधिक वारदातों के लिए नाबालिग बच्चों का एक गैंग तैयार करने में जुटी थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम कुणाल को चाकुओं से गोद दिया गया। शुक्रवार को हत्या की इस वारदात के खिलाफ स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए।
प्रदर्शनकारी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वारदात में लेडी डॉन जिक्रा का भी जिक्र आया, जो हत्या के दौरान मौके के आसपास ही मौजूद थी। पहली गिरफ्तारी जिक्रा की ही हुई। खाकी अमला बाकी आरोपियों की धरपकड़ में जुटा है। गमजदा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बेटे के कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और हमने भी उनसे किया जी, मैं मांग करिए कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, इनको इनकाउंटर करा जाए इनका। जैसे हमारे बच्चों को उन्होंने मारा है, काटा फाड़ा है बुरी तरीके से, 15-20 चाकू मारे पेट में, तो उनका भी साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कुणाल हत्याकांड में जिक्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके रिश्ते के भाई साहिल और दिलशाद की तलाश है। इन दोनों ने ही कुणाल पर चाकुओं से हमला किया था, जिसमें उसकी जान चली गई थी। पुलिस पूछताछ में जिक्रा ने हत्या के पीछे की जो वजह बताई है, उसके मुताबिक ये मामला नवंबर महीने में एक जानलेवा हमले से जुड़ा है और उसी रंजिश में वारदात को अंजाम भी दिया गया। दरअसल पिछले साल नवंबर में जिक्रा के रिश्ते के भाई साहिल पर जानलेवा हमला हुआ था। साहिल पर हुए हमले में लाला और शंभू नाम के 2 लड़के शामिल थे। साहिल हमले के ये दोनों आरोपी कुणाल के दोस्त थे। जिक्रा के मुताबिक उस हमले के दौरान कुणाल भी मौजूद था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से साहिल पर हुए जानलेवा हमले में दर्ज हुई एफआईआर में कुणाल का नाम नहीं आया था। जिक्रा और साहिल मानते थे कि हमला कुणाल ने ही करवाया है। साहिल पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ही कुणाल की हत्या को अंजाम दिया गया। 1 महीने पहले उसने देसी कट्टे के साथ रील बनाई थी, जिसके बाद उसकी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी भी हुई। पुलिस से हुई पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। जिक्रा नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी। जिक्रा के नाबालिग गैंग में 8 से 10 लड़के हैं। कुणाल मर्डर में भी नाबालिगों की भूमिका की जांच हो रही है। लोगों को धमकाने और वर्चस्व बनाने में जुटी थी जिक्रा। लेडी डॉन को हथियारों का भी बड़ा शौक था। वो हमेशा अपने साथ लड़कों को लेकर निकलती थी। जिक्रा को बताया गया था कि कुणाल जीटीबी अस्पताल से निकल रहा है। वारदात को अंजाम देने जिक्रा अपने गैंग के नाबालिग लड़कों के साथ निकली। बाद में साहिल और दिलशाद ने कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस को फिलहाल साहिल और दिलशाद की तलाश है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जिक्रा पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। हत्या का पहला मुकदमा दर्ज होते ही उसकी एक्टिव तौर पर अपराध की दुनिया में एंट्री हो चुकी है। हाशिम बाबा और उसकी पत्नी जोया जैसे गैंगस्टर उसके रोल मॉडल हैं और एक बार फिर उसका ठिकाना जेल होगी। वहीं दिल्ली पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क को खंगालने में लगी है। उसका नाबालिग बच्चों का जो गैंग है उसकी पहचान करने में लगी है, जिससे मौका रहते हुए उस पर कार्रवाई हो सके। नई दिल्ली से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।